नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। तो गुणनखंड हम आपको पढ़ा चुके हैं। कुछ दिन पहले कुछ बच्चों ने कहा था सर द्विघात समीकरण बताओ, द्विघात समीकरण बताओ। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि मैथ सीखने का एक क्रम होता है और आप उस क्रम से चलेंगे, आप हर चीज़ बहुत अच्छे सीख जाएंगे। यदि हमने आपको गुणनखंड नहीं पढ़ाए होते हैं, हम आपको द्विघात समीकरण बताते तो आपको द्विघात समीकरण समझ में नहीं आती है। अब देखिए कितनी आसानी से आप द्विघात समीकरण सीख सकते हैं यदि आपने गुणनखंड सीख लिए। गुणनखंड बहुत महत्वपूर्ण है, आपको बहुत सारे चैप्टर में काम आएंगे। ध्यान रखना, बीजगणित में अधिकतर कहीं पे भी आप प्रश्न करो आपको गुणनखंड यूज करना पड़ता है। इसलिए हमने आपको एक एक करके 8 पार्ट में गुणनखंड बता दिए हैं। उनको यदि आपने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़िए। यदि आप चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो हम आपको सलाह देंगे पिछली सारी वीडियो जो गुणनखंड के 8 पार्ट है अच्छे देख लीजिए, तभी आपको आज हमारी द्विघात समीकरण समझ में आएंगी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं द्विघात समीकरण। तो अब बात आती है पहचान। हमने आपको गुणनखंड की पहचान बताई है तो डेफिनेटली है द्विघात समीकरण की पहचान हो गई। तो जैसे इसके नाम से पता चलता है द्विघात मतलब दो घात। इस पर अधिकतम घात कितनी होती है? 2 होती है। मतलब ऐसा समीकरण जिस पर घात 2 होती हैं उसको हम द्विघात समीकरण कहते हैं। अब यहाँ एक शब्द और आ गया, समीकरण। इनको भी हमें समझ के चलना है। समीकरण क्या होता है? जो हमारे गुणनखंड थे क्या वो गुणनखंड समीकरण नहीं थे? इन सब में बड़े ध्यान से हमें अंतर समझना है तो हम गलती नहीं करेंगे। आपने गुणनखंड सारे गुणनखंड पढ़े हैं, एक चीज़ ध्यान करना, उनमें कहीं पे भी बराबर शब्द नहीं था। देखिए कहीं पे बराबर नहीं लगाया जाता था। जैसे हम आपको लिख के बताएं x² के 16, याद किया होगा, जी हमने गुणनखंड में पढ़ा है। तो जी अभी क्या है? गुणनखंड। इसको हम कह सकते हैं व्यंजक। हमने आपको व्यंजक भी पढ़ाए हैं। हर चीज़ आपको हमने छोटी छोटी पहले बता दी है कि जब भी हम आगे बढ़ेंगे आपको इन सब चीज़ों की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यदि आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो चैनल पे जाइए, पिछली सारी वीडियो डली हुई हैं, एक बार नहीं 200 बार देखिए, समझिए, अपनी इन सारी कन्फ्यूजन को दूर कर दीजिए। तो ये अभी व्यंजक है, गुणनखंड एक व्यंजक होता है। और जैसे ही इस व्यंजक में हम बराबर लगा के कुछ भी लिख दें तो ये आपका समीकरण बन गया। ये कहलाता समीकरण। जिसमें बराबर होता है, दोनों तरफ दो पक्ष की संख्या लिखी होती है, वो समीकरण बनता है। और जब इस समीकरण में घात कितने की लगी है? 2 की, तो इसको कहते हैं हम द्विघात समीकरण। क्लियर हो गया द्विघात समीकरण? अब हम देखते हैं द्विघात समीकरण को सॉल्व कैसे किया जाता है। आप द्विघात समीकरण सॉल्व करना सीख गए यदि आपने गुणनखंड सीख लिए हैं तो। ध्यान करो, ये गुणनखंड है आपका टाइप नंबर 3। हम आपको टाइप तक बताते जाएंगे, इस टाइप का गुणनखंड है, इस टाइप का गुणनखंड है। आप वीडियो देख सकते हैं दोबारा से। टाइप 3 का गुणनखंड है। तो पहले हम द्विघात समीकरण को ध्यान में न रखते हुए हम केवल आपका गुणनखंड ही सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर है और बीच में माइनस है। ये बराबर 0 है तो इसको लेके चलेंगे। आया है तो लेके चलेंगे, और नहीं होता तो लाएंगे भी नहीं। ऐसा कई बच्चे पता क्या करते हैं, सवाल करते हैं अरे कहीं पे ही बराबर लगा के 0 लिख देंगे। ऐसा नहीं होता है। यदि प्रश्न में बराबर 0 नहीं दिया है तो हम अपनी तरफ से बराबर 0 नहीं लगाएंगे। और यदि प्रश्न में बराबर 0 दिया है तो हम उसको हटा भी नहीं सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना। बहुत से बच्चे होते हैं सवाल करते करते अचानक प्रकट हो जाता है 0 आ गया, बराबर भी लग गया। गलत बात है, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग है, बीच में माइनस, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में। x + के 4 x - के 4 बराबर 0। समझने की तो बहुत सारी बातें होती हैं, जैसे कि यहाँ पर बराबर है, अब यहाँ पर हम जे वाला बराबर नहीं लगा सकते, इसीलिए आपको जे वाला बराबर लगाया जाता है। और कन्या को यहाँ पे वही बराबर लगाए थे, यहाँ पे बराबर करते रहते, चेक होते रहते। तो समझो, बहुत सारी चीज़ें समझने के लिए। तो जे आपका हो गया गुणनखंड, इतना हम करते थे। अब जैसे इन दोनों गुणनखंडों का गुणनफल 0 के बराबर है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि या तो जे 0 के बराबर होगा
या जे 0 के बराबर होगा तभी तो इनके बराबर 0 आया होगा। लेकिन हमें क्या पता कौन सा 0 के बराबर आया होगा, तो हम तो एक बार इनको 0 कर देंगे, एक बार इनको 0 करेंगे ताकि किसी को बुराई भी ना हो। चलिए x प्लस के 4 बराबर 0 और यहाँ पर x माइनस के 4 बराबर 0। तो बताइए x बराबर कितना आ जाएगा, प्लस के 4 का हम पक्षांतर करेंगे माइनस के 4। ठीक, माइनस के 4 का पक्षांतर करेंगे तो क्या आ गया, प्लस के 4। तो ये जो निकल के आए हैं ये कहलाते हैं समीकरण के मूल। क्या कहलाते हैं, मूल। इन्हीं को कहते हैं मान और इन्हीं को इंग्लिश में कहते हैं रूट्स। पूछा जाता है द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, यही कहलाते हैं मूल। द्विघात समीकरण के मान ज्ञात कीजिए, मान। तो कितने आ गए, प्लस के 4 और माइनस के 4 इसके मान आ गए। ये आपका तरीका था गुणनखंड का। यदि आपको अलग से कोई तरीका नहीं भी पता है, ये हमने पहले से पढ़ लिया, केवल एक ही नई लाइन सीखी है कि बराबर में 0 है तो इनके बराबर 0 कर दिए, इनके बराबर 0 कर दिए, आपके x के 2 मान आ गए। इसको हम दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं, बहुत आसान है। जैसे कि हम आपको बताएं x स्क्वायर माइनस के 16 बराबर 0। ठीक है, ये आपका सवाल था। चलिए हम 16 का पक्षांतर करते हैं तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, इस तरफ -16 तो उस तरफ क्या हो गया, +16। यहाँ से स्क्वायर का ही पक्षांतर कर दो तो 16 का क्या हो जाएगा, वर्गमूल। पक्षांतर होते हैं, प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में, गुणा का भाग में, भाग का गुणा में, स्क्वायर का रूट में, रूट का स्क्वायर में, ये सारे पक्षांतर होते हैं। आपको समीकरण जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। ठीक है, तो कभी भी स्क्वायर का पक्षांतर के यहाँ से हमने स्क्वायर हटाया तो उस तरफ क्या हो गया, रूट लग गया। मतलब 16 का हम वर्गमूल करना है और 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। तो x बराबर प्लस माइनस 4। अब दिमाग में आ गया जी, प्लस माइनस क्यों आ गया, पहले ही बता चुके, हल कर चुके। x के मान कितने आए, प्लस का 4 और माइनस का 4। और यदि ऐसे करने पर प्लस माइनस 4 आए हैं तो सवाल को किसी प्रकार से भी करो आंसर तो समान ही आता है। तो प्लस माइनस 4, तो यहाँ से हम एक चीज़ और सीख गए कि किसी भी संख्या का वर्गमूल पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। कैसे, यदि हम +4 का +4 में गुणा करें तब भी 16 आएगा और -4 का -4 में गुणा करें तब भी 16 ही आएगा। अतः 16 का वर्गमूल क्या होता है, प्लस माइनस 4 होता है। अब एक और बात जो ध्यान करना, जब हम कंपटीशन वाली परीक्षाएं देते हैं वहाँ पर ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं तो ऑप्शन में प्लस माइनस 4 भी हो सकता है। ध्यान देना अच्छे से, अकेला +4 भी हो सकता है। तो जी वहाँ की हमें परिस्थिति देखना है। यदि प्लस माइनस 4 नहीं दिया और केवल प्लस दिया है तो हम प्लस वाले पे आंसर लगा देंगे। प्लस माइनस भी नहीं दिया, प्लस का भी नहीं दिया, तो यदि माइनस देते हैं उस पर ही आंसर लगा देंगे। तो 3 प्रकार से होगा, प्लस माइनस 4 भी आ सकता है वहाँ पे आंसर, प्लस के 4 भी और माइनस के 4 भी। क्लियर है, तो ये ऐसे करने पड़ते हैं। तो हम ऐसे शॉर्ट में कर सकते हैं, ऐसे आप विस्तार से कर सकते हैं। ठीक है, x स्क्वायर माइनस के 25 बराबर 0। अब यार x स्क्वायर माइनस 16 का किया था, फटाफट करते हैं। x स्क्वायर बराबर 25 इस तरफ गए, काय के हो गए, प्लस के। स्क्वायर का पक्षांतर कर दो, x बराबर 25 का रूट हो जाएगा, x बराबर प्लस माइनस 5 हो गया। इसी को आप गुणनखंड विधि से करेंगे, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, वो भी हो जाता है। दोनों सही है, जो भी आप करना चाहें। क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट, अब आता है x स्क्वायर इक्वल 18। पहले ही से उन्होंने पक्षांतर करके आपको दे दिया है, हम इस जगह पे आ गए हैं। क्या होगा, x बराबर 18 का वर्गमूल। अब 16 का वर्गमूल 4 हो गया था, 25 का वर्गमूल 5 हो गया, 18 का वर्गमूल तो यानी कि 9 दूनी 18 तो 9 आ जाए, नहीं, वर्गमूल उसका उसी में गुणा करना है। ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसका उसी में गुणा करें तो 18 हो जाएगा, नहीं होगा। तब कैसे करेंगे, x बराबर इनके फैक्टर कर दो, 9 × 2 कर दिए। अब 9 का वर्गमूल तो होता है
2 का नहीं होता है। तो जिनका हो जाए उनका कर दो, जिनका नहीं हो तो ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, कोशिश की है करने की, अब नहीं हो रहा तो छोड़ दो। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, x बराबर प्लस माइनस तो हमें लगाना है। ठीक, किसी का भी वर्गमूल करो हमेशा आंसर प्लस माइनस में आता है। 9 का वर्गमूल 3 हो गया और 2 का नहीं हो रहा है तो 2 पे क्या लगा दिया हमने, रूट लगा दिया। हो गया सवाल। तो क्लियर है, जब किसी संख्या के वर्गमूल ना हो तो उनके फैक्टर कर दो, फैक्टर में जिनका वर्गमूल हो जाए उनका कर दो, जिनका नहीं होए उनको छोड़ दो, जी आपका आंसर बन जाता है। एक और देखिए, x² माइनस के 24 इक्वल में 0। क्या करना है, सबसे पहले पक्षांतर करो। x² बराबर कितना हो जाएगा, 24 हो गया। अब स्क्वायर का पक्षांतर करो, x बराबर 24 का रूट, भूल आ गई। 25 होता तो आंसर 5 हो जाता, 24 है मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्या करेंगे हम, बताया था मैं यार, फैक्टर करेंगे 4 इंटू 6। फैक्टर ऐसे करो करेंगे, उनमें से किसी एक का जरूर आपका वर्गमूल हो जाएगा। सोचिए, एक तो होता 8 इंटू 3, 8 3 24 होता, तो ना 8 का वर्गमूल होता था ना 3 का होता, तो ऐसे फैक्टर भी नहीं करना। फैक्टर ऐसे करना है उनमें से किसी एक का वर्गमूल हो जाए। तो चलिए 4 का वर्गमूल कितना हो गया, 2, 6 का होता नहीं है तो रूट लगा दिया, आगे प्लस माइनस। तो ये कह रहे थे द्विघात समीकरण को सॉल्व करना, ठीक है। और ये जो हम आपको द्विघात समीकरण बता रहे हैं, ये कह रही है पूर्ण द्विघात समीकरण, यानी इसको बोल सकते हैं अपन प्योर द्विघात समीकरण। इसमें 2 घात के अलावा और कोई नहीं है। इसमें 2 प्रकार से होते हैं, एक तो शुद्ध द्विघात समीकरण, एक अभी बताएंगे अशुद्ध द्विघात समीकरण, उसमें कुछ मिलावट आ जाएगी, ठीक है। तो आज जो हम बता रहे हैं आपको शुद्ध द्विघात समीकरण जो प्रश्न है उनको हम ऐसे सॉल्व करते हैं। 16x² माइनस के 25 इक्वल में 0। ठीक, करें फटाफट। 16x², इनका पक्षांतर किया, इक्वल में आ गया प्लस के 25। अभी तक जो पिछले 3-4 सवाल थे उनमें क्या था, x² के आगे डिजिट नहीं था, अकेला x² था। अब यदि ये आया तो इसका पक्षांतर करो तो x² बराबर कितना बन जाएगा, 25 अपॉन में 16। यहाँ मल्टीप्लाई है, देखिए का गुणा का पक्षांतर भाग में हो गया। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 25 अपॉन में 16 का वर्गमूल। होते हैं, देख लीजिए दोनों के होते हैं। तो x बराबर प्लस माइनस 5 अपॉन में 4 आ गया आंसर। ऐसे हम आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है। तो आपको यदि वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो अब लाइक कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, आप भी पढ़िए, दूसरों को भी पढ़ने का मौका दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।